राणा के साथ विवाद पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए मंगलवार को बच्चू कडू ने एक जनसभा की। सभा को संबोधित करते हुए बच्चू कडू ने कहा कि विधायक रवि राणा को माफ कर रहे हैं क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। अगर ऐसी घटना दोबारा होगी तो माफी नहीं मिलेगी। प्रहार प्रमुख और अचलपुर से विधायक ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने पटनेरा विधायक रवि राणा की माफी को स्वीकार कर लिया है। मंगलवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये विवाद समाप्त हो चुका है, इसीलिए इसी के साथ उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ये पहली बार था इसलिए छोड़ दिया, लेकिन अगली बार किसी ने कुछ कहा तो उसी को उसी प्रकार जवाब देंगे। कडू ने कहा, हम गांधी जी को मानते हैं लेकिन हमारे दिमाग में भगत सिंह हैं। वो कब जाग जाए मुझे नहीं पता। हम किसी के खिलाफ अपशब्द नहीं करेंगे, हम आचार संहिता का पालन करेंगे। इसी के साथ दूसरे से भी इसका पालन करने की उम्मीद करते हैं। प्रहार प्रमुख ने कहा, राणा ने पिछले दिनों में जो कहा था उसको लेकर दुख जताते हुए माफी मांगी है। उनका मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आपने 2 कदम पीछे लिए, इसलिए हमने 4 कदम पीछे लिए। कडू ने कहा, विवाद नहीं होना चाहिए, इससे किसी को भी फायदा नहीं होता। इसी के साथ कडू ने मध्यस्थी करने के लिए मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आभार जताया। पण आपण जे काही मोठेपणा घेतला आणि चूक आपल्या लक्षात आली, त्याची माफी मागितली, त्याबद्दल खरं तर पुन्हा आपले आभार मानतो। आपण 2 पावलं मागे घेतले, आम्ही 4 पावलं मागे घेऊ। आम्हाला विनाकारण ऊर्जा खतम करायची नाहीये, चांगल्या कामात ऊर्जा लावायची आहे। या सगळ्या आंदोलनामध्ये 7 दिवसामध्ये मग आमच्या सुप्रियाताईनं जे काही आमच्याबद्दल भावना व्यक्त केल्या असत, आमचे राजू शेट्टी साहेब असत, आमचे गुलाबराव पाटील असत, सतेजजी पाटील असत, नंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी यशस्वी मध्यस्थी केली, त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो। कारण आखरी काही वाद न पेटलेले बरे असतात, त्याच्यातून आउटपुट काही निघत नाही। आमचं थोबाड रोज टीव्हीत दिसतंय, हे काही तुमच्या आमच्यात फरक पडणार नाही आहे। खऱ्या मुद्द्यावर आपल्याला काम करण्याची गरज आहे। मला पुरुषोत्तमराव तायडे माझ्या गावचे अतिशय बुजुर्ग आणि माझे खास गुरु म्हणून त्यांनी एक मॅसेज केला। तो मॅसेज जसच्या तसा तुम्हाला सांगतो। त्यांनी सांगितलं, राणानं 2 पावलं मागे घेतले, तुम्ही 1 पाऊल मागे घ्या। आणि ही सगळी ऊर्जा तुम्ही आता काही कामी लावली आहे, ही ऊर्जा आता सत्कार्यात खऱ्या अर्थानं कामाला लावा। त्या माणसाचा हा मॅसेज मी रात्रभर विचार करत होतो। आमच्या जिल्हा प्रमुखांनी सुद्धा बऱ्यापैकी ह्याच भूमिका मांडलेल्या आहे। आणि म्हणून मित्र, या सगळ्या गोष्टीमध्ये आज माझा अपमान झाला, पण आम्हाला सामान्य माणसाचा अपमान होऊ नये द्यायचा आहे। रवि राणा के खिलाफ विधायक बच्चू कडू ने अपनी भूमिका रखने के लिए जनसभा ली। बच्चू कडू की सभा के लिए सभा स्थल पर सुबह से ही बड़ा ही आकर्षक बैनर लगाया गया था। पिछले 1 सप्ताह से अमरावती की रणनीति में विधायक रवि राणा और विधायक बच्चू कडू के बीच शुरू शाब्दिक द्वंद्व शुरू है। वैसे तो इस विवाद को सुलझाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं है। रवि राणा को जवाब देने के लिए बच्चू कडू सभा करने वाले हैं। इस सभा के लिए आकर्षक बैनर लगाए गए हैं, जिस पर मैं झुकेगा नहीं जिक्र है। ये बैनर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बच्चू कडूंवर जे आरोप करण्यात आलेले आहेत ते योग्य पद्धतीचे नाही आहेत आणि त्याचे पुरावे आज सादर करायचा अल्टिमेट दिला होता त्यांनी, तर शब्द जरी माघार घेतले असेल, पण वरिष्ठांचा जोपर्यंत आदेश आणि त्यांचा निर्णय जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आम्ही काय याच्यातली वेगळी भूमिका मांडणार नाही। परंतु बच्चू कडूंकडे जोही व्यक्ती बोट दाखवल, जोही कोणी बोट दाखवल, त्याला आम्ही गायक केली जाणार नाही। बच्चू भाऊ हे दिव्यांगांचे नेते, शेतकऱ्यांचे कैवारी आहे। बच्चू भाऊंवरती जे आरोप झालेले त्या आरोपाच्या माध्यमातून आमचं सर्वांचं दिव्यांग बांधवांचं महाराष्ट्रातील खूप मन दुखलेलं आहे। म्हणून आमचं म्हणणं एकच आहे का बच्चू भाऊंवरती कोणी आपण बोलत असताना विचारपूर्वक बोललं पाहिजे, कारण की बच्चू भाऊंचा आदर, इज्जत, मान सन्मान पण केलं पाहिजे। म्हणून आमच्या सर्वांची एकच इच्छा आहे आणि या ठिकाणी जे पण बच्चू भाऊंवरती असे खोटे आरोप करून चिखलफेक करतील त्यांना दिव्यांग बांधव कधी माफ करणार नाही। हा दिव्यांगांचा त्यांना असलेला शाप आहे। बच्चू कडू की सभा में हजारों कार्यकर्ता पहुंचे थे। इसके लिए विशेष रूप से खाने की तैयारियां भी की गई थी। बच्चू कडू और विधायक रवि राणा के बीच विवाद अब अपने चरम पर पहुंच गया है। हालांकि विधायक रवि राणा ने माफी मांग ली थी, लेकिन कहा जा रहा है कि आज की अपनी सभा में बच्चू कडू अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। बच्चू कडू की सभा में प्रदेश भर से प्रहार के कार्यकर्ता और दिव्यांग बंधु पहुंचे हैं, जिसके लिए उनकी भोजन की भी व्यवस्था की गई है। अमरावती के टाउन हॉल में करीब 8000 लोगों के लिए भोजन तैयार किया गया है। रात 3 बजे से खाना बनाने का काम शुरू कर दिया गया है।
जवळपास 7,000 ते 8,000 लोकांची तयारी आहे आणि पूर्ण महाराष्ट्रातून लोक आले, त्यामुळे प्रत्येकाला जेवण त्यांच्या हाती पोचलं पाहिजे. प्रत्येकाला पाण्याची सुविधा, जेवण आणि सगळे म्हणजे कोणी खाली पोट केलं नाही पाहिजे याची पूर्ण बाउंड्री सुविधा लावून ठेवली आहे. आणि पूर्ण आम्ही कार्यकर्ते मिळून सगळी तयारी केली आहे. ऑलरेडी तयार झालेलं आहे सगळं. जेवणात डाळ भाजी, भात आणि पोळी. तयारी आम्ही काल संध्याकाळी जवळपास रात्री 3 वाजतापासून चालू केली. तर आता 9, 9:30, 10 वाजतापर्यंत आमची तयारी पूर्ण कंप्लीट झाली. फक्त जेवण हातात द्यायचं शिल्लक राहिलं आणि लोकांची वाट पाहिजे. अमरावती में बच्चू कडू की सभा को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने राणा दंपत्ति के घर के बाहर और उनके कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी थी। अमरावती के नेहरू मैदान में प्रहार के अध्यक्ष और विधायक बच्चू कडू की सभा के मद्देनजर किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस अलर्ट हो गई है। राज्य भर से इस सभा के लिए बच्चू कडू के समर्थन में अमरावती पहुंचे हैं। उम्मीद है कि बच्चू कडू राणा पर अपना विचार रखेंगे। ऐसे में अमरावती की सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा के शंकर नगर स्थित निवास स्थान और राजापेट स्थित युवा स्वाभिमान के कार्यालय पे पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त किया गया है। अमरावती शहर के प्रभात चौक पर एक जर्जर इमारत गिरने के बाद शहर में फिर से पुरानी और जीर्ण हो चुकी इमारतों का मामला सुर्खियों में आ गया है। अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र की 32 इमारतें खतरनाक है और इनका दोबारा से सर्वे किया जा रहा है। इनमें से 5 इमारतों को मनपा आयुक्त द्वारा 2 दिन के भीतर खाली करने का आदेश दिया गया है। साथ ही अन्य जीर्ण इमारतों को भी गिराया जाएगा। इस बीच घटना की जांच के लिए विभागीय आयुक्त ने जांच कमेटी का गठन किया है। अमरावती मनपा के 5 जोन में कुल 87 खतरनाक श्रेणी के इमारत में से 45 इमारतों को तोड़ा गया, जबकि 42 इमारतों को गिराने का नोटिस दिया गया। इस बार मानसून के दौरान मनपा के निर्माण कार्य विभाग द्वारा एक और नोटिस जारी कर 10 इमारतों को तोड़ा गया, लेकिन 32 इमारतें जस की तस बनी रही। इसमें से एक इमारत रविवार को गिर गई, जिसमें 5 लोगों की दबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद शहर में जर्जर इमारतों के खतरे को लेकर एक बार फिर से मनपा प्रशासन एक्टिव हो गया है। मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद निर्माण कार्य विभाग और नगर नियोजन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और शहर के सभी खतरनाक भवनों का फिर से सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। राजापेट और भाजी बाजार क्षेत्र में सबसे खतरनाक इमारत है और वर्तमान में इस श्रेणी में 32 इमारतें हैं। इनमें से 5 इमारतें बेहद ही खतरनाक है, जबकि इन इमारतों में कई परिवार भी रहते हैं। इन इमारतों को 2 दिनों के भीतर खाली करने के भी आदेश दिए हैं। काल जे अमरावती शहरामध्ये घटना घडली, अत्यंत दुर्दैवी स्वरूपाची घटना घडलेली आहे। यामध्ये जे कोणी दोषी असतील त्यांच्या विरुद्ध चौकशी अंती योग्य ती कारवाई निश्चित केल्या जाईल। याचबरोबर अमरावती शहरामध्ये जेवढ्या काही अति धोकादायक इमारती आहेत, त्याला आपण C1 टाईपच्या इमारती म्हणतो, अशा एकूण 32 इमारती आहेत। त्या 32 इमारतींचा त्यांना नोटीस देण्याची कारवाई झालेली आहे। याउपरही त्या इमारतीमध्ये कुठल्याही प्रकारची मनुष्यवस्ती असणार नाही याची संपूर्ण काळजी घेण्याची आणि त्या इमारती मनुष्यविरहित करण्याचे आदेश आज सकाळीच पूर्ण संबंधित इंजिनियर्सना देण्यात आलेले आहेत। याचबरोबर पुनश्च एकदा ह्या ज्या 32 इमारती आहेत अतिजर्जर झालेल्या, या इमारतीचाही सर्वे करायचा आहे आणि ज्या पाडणे आवश्यक आहे त्या इमारती पाडून टाकण्याच्या बाबतीमध्येही आपण सूचना दिलेल्या आहेत। याची सगळी कार्यवाही येत्या 15 दिवसामध्ये पूर्ण करून घेण्यात येईल। मनपा अब सभी जर्जर इमारतों को खाली कराने के साथ ही तत्काल इन्हें गिराएगी भी, ताकि कोई दूसरी बड़ी घटना न हो। अरुण जोशी, UCN न्यूज, अमरावती। अमरावती शहर में दिव्य मराठी संगठन की पहल पर शहर के निर्माण विशेषज्ञों की मदद से बेहद खतरनाक हालत में 32 इमारतों का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान ये स्पष्ट हुआ कि ये इमारतें जीर्ण हो चुकी हैं और कभी भी गिर सकती है। प्रभात चौक में रविवार को 70 साल पुरानी एक इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। इसी पृष्ठभूमि में सोमवार 31 नवंबर को दिव्य मराठी ने शहर में निर्माण विशेषज्ञों की मदद से C1 यानी बेहद खतरनाक समूह के अंतर्गत आने वाले भवनों का निरीक्षण किया। उस समय निर्माण विशेषज्ञों का कहना था कि ये इमारतें कभी भी गिर सकती है। ये इमारत थोड़ी से झटके का सामना नहीं कर सकती या यदि कोई पूरी तरह से सुरक्षा योजना के बिना उन्हें ठीक करने का प्रयास करता है तो दुर्घटना हो सकती है। यह वाकई चिंताजनक है। शहर के 32 जीर्ण इमारतों में से 6 में अभी भी नागरिक रहते हैं। साथ ही अधिकांश इमारतों में रहने वाले किराएदारों और मालिकों के बीच अदालती विवाद भी चल रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अकोला से नागपुर जा रही ST बस में पिंपड़ विहार के पास अचानक आग लग गई। इसमें ST बस पूरी तरह से जल गई है।
एसटी में चालक समेत 35 यात्री बैठे हुए थे। हालांकि चालक की सतर्कता से सभी यात्री सुरक्षित बच गए हैं। अकोला नागपुर बस क्रमांक MH14BT 4411 मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे अकोला से नागपुर जा रही थी। तभी पिंपल विहिर के पास एसटी बस के इंजन में धुआं निकलने लगा। चालक ने बस को सड़क किनारे रोक दिया और सभी यात्रियों को उतरने के लिए कहा। जब तक वो नीचे उतरे, बस के इंजन में आग लग चुकी थी और पूरी बस आग की चपेट में घिर गई थी। चालक ने तुरंत नांदगांव पेट पुलिस स्टेशन और फायर ब्रिगेड को फोन किया। नांदगांव पेट थाने के पुलिस निरीक्षक अपने काफिले के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस ने हाईवे पर लगे जाम को सक्रिय किया। कुछ देर में दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक एसटी वाहन पूरी तरह से जल चुका था। विधायक रवि राणा और बच्चू कडू के बीच शुरू हुआ जुबानी जंग राज्य की राजनीति में नया मोड़ लेकर आया है। वैसे तो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राणा और बच्चू कडू के बीच हुए विवाद को सुलझा लिया है, लेकिन अब शिवसेना इस मामले को हवा दे रही है। शिवसेना ठाकरेगढ़ के जिलाध्यक्ष सुनील खराटे ने इस पूरे मसले पर बातों ही बातों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से इस्तीफे की भी मांग की है। निव्वळ फक्त सावरासावर करण्याचा प्रकार आहे की एकीकडे त्यांचाच आमदार होता हा रवी राणा देवेंद्र फडणवीसचा खास माणूस म्हणून स्वतःच पूर्ण मतदारसंघात सांगत फिरतो आणि तोच त्या बच्चू कडूंवर आरोप करतो। म्हणजे याचा अर्थ काय, देवेंद्र फडणवीसने पहिले आरोप करायला लावला आणि जर हे बच्चू कडू याच्या म्हणण्यानुसार तिथं गेले तर बाकीचे जे 30-40 जेवढे आमदार होते त्यांनी 100% 50 खोके घेतले असा याचा अर्थ होतो की नाही। मग त्यांनी हे सांगावं का एकच माणूस बा बिना पैशाने गेला आणि बाकीचे सगळे 50 खोके घेऊन गेले आणि रवी राणाला कशासाठी ते वापरतात ते एकदा त्यांनी यादी जाहीर करून टाकावी। कधी हनुमान चालीसा असो की कधी अजून रवी राणाला त्या बच्चू कडूच्या विरोधात असो। आता ईडी कुठं झोपलेली आहे? ज्या वेळेस आनंदराव अडसूळ यांच्या बँकेचा घोटाळा झाला त्यावेळेस याच बच्चू कडू याच रवी राणानं आरोप केला होता की याच्यावर ईडीची चौकशी झाली पाहिजे। ईडीची चौकशी ताबडतोब लागली। मग आज बच्चू कडूवर आरोप केल्यावर त्यांनी ह्या बाकीच्या आमदार किंवा बच्चू कडू यांच्यावर ईडीची चौकशी का लावू शकत नाही आहे? मग 39 आमदार जे गेलेले त्यांच्यावर यांनी ताबडतोब ईडीची चौकशी लावली तरच आपण यात समजू की बा देवेंद्र फडणवीस खरंच काहीतरी ट्रान्सपरंट आहे। नाहीतर त्या देवेंद्र फडणवीस आणि आपले मुख्यमंत्री यांनी आता राजीनामा द्यायची वेळ आली आहे कारण संपूर्ण जनतेला क्षणोक्षणी ते मूर्ख बनवत आहे आणि फक्त आपले झालेले गोंधळ सावरासावर करण्याचा त्यांचा हा केविलवाना प्रयत्न आहे। हा फक्त सावरासावर करण्याचा प्रयत्न आहे। सगळेच त्या भ्रष्टाचाराच्या बरबटलेले हात आहेत, परंतु आता त्यांचेच लोक एकमेकांच्या अंगावर म्हणजे कपडे फाडासाठी उभे झालेले आहे आणि कपडे फाडताना शेवटी वाबाड हे दोन्ही पक्षाचं निघणार आहे। शिंदे गटाचंही निघणार आहे आणि देवेंद्र फडणवीस म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचं सुद्धा वाबाड निघत आहे। जनता ही मजा पाहत आहे आणि यांचा हा केविलवाना प्रयत्नसुद्धा पाहत आहे। म्हणून आता सावरासावर करण्यासाठी कधी म्हणतात की आम्हीच पाठवला, कधी म्हणतात अरे जनतेला काय मूर्ख समजतात का हे लोक? येणाऱ्या काळात जनतेनं यांना दाखवणं अत्यंत गरजेचं ठरलेलं आहे। त्यामुळे या लोकांना आता कुठली लाज शरम सगळीच कशी निघून गेल्यासारखी प्रश्न झालेला आहे। कारण आता या संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची काय अवस्था आहे त्याच्याकडे सगळ्यांचं दुर्लक्ष आहे। कदाचित त्या गोष्टीवरून दुर्लक्ष करण्यासाठी किंवा यांचा जो नाकर्तेपणा आहे, ज्यांच्याकडनं कुठलीही कामं होऊ शकत नाही विकासाचे म्हणा किंवा शेतकऱ्यांचे विषयक म्हणा, तर हे लपवण्यासाठी नवीन क्लुप्त्या लढवत आहेत। आणि आता जर असं असेल तर यांनी ताबडतोब खरोखर देवेंद्र फडणवीस जर चांगले राज्यकर्ते आहेत तर त्यांनी ईडीची चौकशी या प्रकरणात लावावी। आम्ही त्यावेळेस समजू का हे खरंच बा काहीतरी कार्य करतायत। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के क्रीड़ा संकुल में आयोजित पश्चिम विभागीय अंतर विश्वविद्यालय विमेन वॉलीबॉल प्रतियोगिता में युवा खिलाड़ियों ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के 72 विश्वविद्यालय की टीम शामिल हुई है। इस प्रतियोगिता के पहले स्तर में पुल अ में कच्छ विद्यापीठ गुजरात के खिलाफ महाराजा गंगा सिंह विद्यापीठ बीकानेर की मैच हुई, जिसमें बीकानेर की टीम विजय रही। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद की टीम ने गोविंद गुरु ट्राइबल विद्यापीठ बंसवरा को हराया है। शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुर की टीम ने सौराष्ट्र विद्यापीठ राजकोट की टीम को हराया। कोटा विद्यापीठ कोटा की टीम का बरकतुल्लाह विद्यापीठ भोपाल की टीम से मुकाबला था, लेकिन
लेकिन कोटा विद्यापीठ की टीम अनुपस्थित थी, जिस कारण भोपाल विद्यापीठ की टीम विजयी रही। पुल ब में भक्त कवि नरसिंह मेहता विद्यापीठ जूनागढ़ विरुद्ध भोपाल नोबलिस विद्यापीठ उदयपुर के मुकाबले में उदयपुर विद्यापीठ की टीम अनुपस्थित रही, जिससे जूनागढ़ की टीम को विजयी घोषित किया गया। मुंबई विद्यापीठ और राजस्थान विद्यापीठ के मुकाबले में राजस्थान विद्यापीठ की टीम विजयी रही। वीर नर्मद साउथ गुजरात विद्यापीठ और दी महाराजा सयाजीराव विद्यापीठ बड़ौदा के मुकाबले में सूरत विद्यापीठ की टीम विजयी रही। छिंदवाड़ा विद्यापीठ छिंदवाड़ा के खिलाफ भारती विद्यापीठ पुणे ने जीत दर्ज की। भगवान महावीर विद्यापीठ सूरत की टीम को श्री खुशाल दास विद्यापीठ हनुमानगढ़ की टीम के अनुपस्थित रहने से विजयी घोषित किया गया। पुल क में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के खिलाफ चारोतर विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्यापीठ गुजरात का मुकाबला था, लेकिन गुजरात विद्यापीठ की टीम अनुपस्थित थी, जिससे भोपाल विद्यापीठ टीम को विजयी घोषित किया गया। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावती का डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला की टीम से मुकाबला था, लेकिन अकोला विद्यापीठ की टीम के अनुपस्थित रहने पर अमरावती टीम को विजयी घोषित किया गया।